इंडिया बस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केरलम जाकर बिहार की बुराई कर दी। बिहार की एनडीए सरकार से नाराज तेजस्वी यादव ने बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताकर अपमानित करने वाला बयान दिया है, जिसके बाद तेजस्वी के बयान पर अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। वहीं एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव पर बिहार का अपमान करने का आरोप लगाया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केरलम जाकर बिहार की बुराई कर दी है। बिहार की एनडीए सरकार से नाराज तेजस्वी यादव ने बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताकर अपमानित करने वाला बयान दिया है, जिसके बाद तेजस्वी के बयान पर अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। दरअसल तेजस्वी यादव ने केरलम के कोझिकोड में कहा है कि हम बिहार से आते हैं, जो देश का सबसे गरीब राज्य है, इसलिए हम विकास को समझ सकते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें तो भी हमारा बिहार प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है, लेकिन केरलम में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग उच्चतम है। हम केरलम के विकास का उदाहरण देते हैं। केंद्र सरकार ने केरलम के साथ सौतेला व्यवहार किया है। हम चाहते हैं कि एक बार फिर एलडीएफ ही चुनाव जीते। बता दें कि अब उनके इस बयान को बिहारी अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है। तेजस्वी के इस बयान के बाद एनडीए नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही लालू परिवार का बिहार को लूटने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव जैसे लोग बिहार को बदनाम करते हैं। कहां से उन्हें बिहार सबसे गरीब राज्य लगता है। तो बिहार को उन्होंने पुअर स्टेट कहा और बोला उन्होंने कि हम केरला के तरह बनना चाहते हैं। इन लोगों की आदत हो गई है बिहार को बाहर जाकर के बदनाम करने का। आज बिहार पूरे देश को अग्रणी रह करके आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। हम किस मामले में पुअर स्टेट हैं? आज पावर प्रोजेक्ट में, आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, एयर कनेक्टिविटी में और लोगों के बीच आज जो खुशहाल का माहौल है, तो बिहार को ये लोग बदनाम करते हैं। तेजस्वी जी अपने प्रदेश की शिकायत कर रहे हैं, गरीब राज बता रहे हैं, तो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। वो इनके एक गुरु हैं राहुल गांधी जी, जब वो विदेश जाते हैं तो वहां शिकायत करते हैं अपने देश का, और ये जा रहे हैं प्रदेश तो अपने राज्य का शिकायत कर रहे हैं। कुंठित मानसिकता से राजनीति नहीं करनी चाहिए, और ये मैं समझता हूं कि राजहित के लिए नहीं उचित है और उनके लिए भी उचित नहीं है। सुझाव है मेरा। उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस देश में किसी भी राज्य में आप जाते हैं, उस राज्य की जयकार करनी चाहिए। ये भारत की विविधता का सम्मान है। लेकिन अपने राज्य को गालियां देना, ये तेजस्वी यादव जैसे नेता ही कर सकते हैं। एक तरफ राहुल जी दुनिया के जिस मुल्क में जाते हैं वो भारत को गालियां देते हैं। अब ये नया शगल पाल लिया है तेजस्वी यादव ने। बिहार बढ़ता हुआ बिहार है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को आत्मनिर्भर बिहार बनाया, विकसित राज्य बनने की पात्रता रखने वाला राज्य बनाया। ये लालू जी और राबड़ी जी का बिहार नहीं है। जो बिहार की दुर्दशा है उसके जन्मदाता कौन थे? बिहार में तेजस्वी यादव के बयान के बाद सियासी वार भी शुरू हो चुका है। एनडीए नेताओं की ओर से पलटवार जारी है। वहीं एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव पर बिहार का अपमान करने का आरोप लगाया है और माफी मांगने की बात कही है। हालांकि अब तक तेजस्वी यादव और उनके दल की तरफ से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गरमा गई है। बीजेपी और टीएमसी राज्य में अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी के शासन को भ्रष्ट जंगल राज बताते हुए उनके हारने का दावा किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि लोग अब बदलाव चाहते हैं और ममता बनर्जी के कुशासन के खिलाफ है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। बीजेपी और टीएमसी राज्य में अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी के शासन को भ्रष्ट और जंगल राज बताते हुए उनके हारने का दावा किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि लोग अब बदलाव चाहते हैं और ममता बनर्जी के कुशासन के खिलाफ है। इसके विपरीत ममता बनर्जी ने भी बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। पिछले सालों में जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश के घुसपैठियों को बंगाल में बसाया, रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को जिस तरह बंगाल में बसाया और उनको जिस तरह प्रश्रय दिया, तो टीएमसी का जाने का समय आ गया है। ममता बनर्जी जब भी चुनाव आता है तो अलग अलग तरह की बातें फैलाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। हमने देखा कि किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट आई और उन्होंने अपनी बात को रखा और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और अगर कहें कि अत्याचार की हद तक वहाँ पर परेशान किया जा रहा है। और ममता बनर्जी लगातार कुछ इस तरह के काम कर रही हैं जो जिसके ऊपर कोर्ट का भी संज्ञान है। ईडी के ऑफिसर से जाकर वो फाइलें छीन लेती हैं। तो ऐसे व्यक्ति का कुछ भी कहना मुझे लगता नहीं कि कोई विश्वास करने लायक बात है। भारतीय जनता पार्टी इस बार लोगों के मन में है और बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बने। ममता बनर्जी क्या स्वतंत्रता संग्राम लड़ी थी ना, उनके परिवार के कोई लड़े थे। लड़ाई जो किया सो इतिहास है। तो बीजेपी था, नहीं बीजेपी कहाँ लड़ेगा। आरएसएस था, आरएसएस का संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने स्वतंत्रता संग्राम में गए, जेल खाटे, जंगल आंदोलन किए। देख लो जाकर के, तुम्हारा कोई नहीं था। तुम लोगों ने ब्रिटिश लोगों से मिलजुल कर यहाँ देश में लुटतराज चलाया। दूसरी ओर टीएमसी नेताओं ने बीजेपी पर फर्जी वोटर लिस्ट तैयार करने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने सीएम ममता बनर्जी को आयरन लेडी का नाम देकर कहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग बिहार से फर्जी वोटर लाकर उन्हें बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल कर रही है, लेकिन बीजेपी फिर भी बंगाल चुनाव हारेगी। कि बिहार से वोटर लाए जा रहे हैं, उनको बंगाल के वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ा जा रहा है। ये 27 फरवरी 2025 पिछले साल की बात कर रहा हूं। 13 महीने हो गए। 13वीं तो खैर इस बार बीजेपी की भी होगी, लेकिन उन्होंने उसी समय यह बता दिया था। और अनेकों वीडियो आपके सामने आए हैं जो उजागर हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इस हेरा फेरी में पूरी तरीके से मिले हुए हैं और सीईओ जो बंगाल के हैं इलेक्शन कमीशन के, वह भी उनके साथ पूरे जुड़े हुए हैं। बंगाल का सुपर टाइगर, बंगाली संस्कृति की रक्षा, बांग्ला की आवाज, एक ही शेरनी है झांसी की रानी ममता दीदी। पूरा बंगाल और बंगाली सेंटीमेंट ममता दीदी के साथ है। बीजेपी हमेशा बंगाली कल्चर, बंगाली संस्कृति, सभ्यता के खिलाफ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है। राज्य में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के बीच है। हालांकि बंगाल की जनता किस पर अपना भरोसा जताएगी, ये तो 4 मई को नतीजे आने पर ही साफ हो पाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बीजेपी सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि 2014 से पहले भारत में लगभग 200 जिले नक्सली प्रभाव में थे। उन्होंने बताया कि ये प्रभाव पशुपति से तिरुपति तक फैले 5 प्रमुख गलियारों में था, जिसमें झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश शामिल थे। सांसद ने कहा कि उस समय सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए और कई जवानों ने अपनी जान कुर्बानी दी। उनकी शहादत के बावजूद कई लोगों की जान चली गई, जिससे सुरक्षा की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी।
उन्होंने ये भी बताया कि सरकार की सक्रिय नीतियों और सुरक्षा बलों की मेहनत से नक्सली प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। हाँ, इसमें कहाँ दो राय है। जब 2014 के पहले देश की परिस्थिति ऐसी थी कि 200 जिला तो सीधा गिरफ्त में थे, 5 रेड कॉरिडोर था, पशुपति से तिरुपति तक बहुत लंबी कॉरिडोर थी, और झारखंड उसमें, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, प्रतिदिन कुछ न कुछ पैरामिलिट्री फोर्स अपनी कुर्बानियां देते थे, लोग मारे जाते थे। आज जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मैं ये कह सकता हूं, और ये आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि केवल 2 जिले 3 जिले ही सिमट कर बच गए हैं, बाकी या तो मारे चले गए या तो सरेंडर किए पुनर्स्थापित नीति के तहत, या अपने हथियार छोड़कर भाग गए। तो उग्रवाद लगभग, मैं ये कह सकता हूं, आदरणीय गृह मंत्री के जो वक्तव्य दिया सही दिया। जैसे झारखंड में हम भुक्तभोगी हैं उसके, हमारे राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के समय काल से ही 90% समाप्त हो गया था केंद्र सरकार के नेतृत्व में। तो मुझे लगता है कि तो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पाटन में स्थानीय चुनाव की घोषणा के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। यहां 9 तालुका पंचायतों के 1 जिला पंचायत और पाटन और सिद्धपुर नगरपालिका के लिए चुनाव होंगे। टिकट के इच्छुक उम्मीदवार बीजेपी कार्यालय में एकत्रित हुए, जहां क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। आपको बता दें, सिद्धपुर, सरस्वती और पाटन तालुका पंचायतों के साथ 10 जिले में पंचायत सीटों पर मतदान होंगे। इस प्रक्रिया में रिवाजा जडेजा, बाबू भाई जबेलिया और दिलीप भाई पटेल शामिल हैं। राज्य में स्थानीय चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बिहार सरकार में मंत्री राम कृपाल यादव ने तेजस्वी यादव के बिहार को लेकर केरल में दिए गए बयान पर कहा कि तेजस्वी यादव अपने प्रदेश की शिकायत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी यादव को सुझाव देते हुए कहा कि कुंठित मानसिकता से राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये उनके लिए उचित नहीं है। उन्होंने पंजाब में हुए बम धमाके पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। मानसिकता से तेजस्वी जी अपने प्रदेश की शिकायत कर रहे हैं, गरीब राज बता रहे हैं, तो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। वो इनके एक गुरु हैं राहुल गांधी जी, जब वो विदेश जाते हैं तो वहां शिकायत करते हैं अपने देश का, और ये जा रहे हैं प्रदेश तो अपने राज्य का शिकायत कर रहे हैं। कुंठित मानसिकता से राजनीति नहीं करनी चाहिए, और ये मैं समझता हूं कि राजहित के लिए नहीं उचित है और उनके लिए भी उचित नहीं है। सुझाव है मेरा। दुर्भाग्यपूर्ण घटना, पंजाब में बीजेपी ऑफिस के सामने धमाका होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो इसमें दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और बीजेपी दफ्तर को सुरक्षित रखनी चाहिए। माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब के प्रयास से जो खाड़ी युद्ध हो रहा है उसके कुप्रभाव को कम करने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं, चाहे वो अन्य देशों से बातचीत करके या फिर अपने यहाँ उचित व्यवस्था करने का काम किया है। तेजस्वी जी अपने। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पटना बिहार के सीएम नीतीश कुमार को Z+ सुरक्षा दिए जाने पर नीरज कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार राज्यसभा में शपथ लेने जा रहे हैं, कानून के तहत उन्हें सुरक्षा दी जा रही है। बंगाल वोटर लिस्ट का विवाद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस मामले पर नीरज कुमार ने कहा कि ममता बनर्जी के लिए जनता के दिल में अब ममता नहीं बची है, वो हार की चिंता से परेशान है, इसलिए SIR पर विवाद खड़ा कर रही हैं। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट पर टैक्स माफ किए जाने पर भी उन्होंने अपना बयान दिया। कहा कि केंद्र सरकार बधाई का पात्र है और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है।
अपने पुरुषार्थ पर जीता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये निर्णय कि पेट्रोलियम और अन्य पदार्थों पर 30 जून तक कस्टम ड्यूटी को खत्म किए जाने की बात कहा है, ये तो स्वागत योग्य कदम है कि अर्थव्यवस्था पर इसका भारी असर पड़ेगा। उसके गुनाहगार हम नहीं हैं, पश्चिम एशिया में तनाव गुनाहगार है, लेकिन कल्याणकारी राज्य होने के नाते जो संविधान के तहत भी जिम्मेवारी है उसको केंद्र सरकार ने पूरा किया है। केंद्र सरकार बधाई का पात्र है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया और राज्यसभा में शपथ लेने जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे। तो ऐसी स्थिति में बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत यह प्रावधान है, उसी प्रावधान के तहत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तो यह तो सुरक्षा के मानकों के आधार पर दिया गया है। भारत जैसा देश। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हमीरपुर में नवागत पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों और अपराधियों पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जनता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता ने। तबादला लिस्ट चली जिसमें कि 26 लोगों के ट्रांसफर किए गए। वहीं हमीरपुर में 3 साल तक कार्यभार संभाला पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा जी ने, और इसके बाद अलीगढ़ से जो कप्तान जी हमीरपुर में कार्यभार संभाला है मृगांक पाठक जी ने। तो आज मैं बात करता हूँ इंडिया वाइज से आज बातचीत किस तरह हमीरपुर में प्राथमिकता रहेगी और किस तरह कार्यभार रहेगा। सभी हमीरपुर के वासियों को मेरा सादर नमस्कार। जो शासन की प्राथमिकताएं हैं उन्हीं के ऊपर काम करते हुए, उसी तर्ज पर काम करते हुए यहाँ पर अपराध नियंत्रण, शांति व्यवस्था और प्रमुख रूप से जो जनता की समस्याएं हैं उनका जो है मतलब उनका निस्तारण, और कोशिश यही रहेगी कि जो थाने स्तर पे जो है इसका निस्तारण कर लिया जाए और किसी को भी यहाँ पर सीओ एडिशनल या एसपी ऑफिसर नहीं आने की ज़रूरत पड़े और किसी भी तरह की इसमें लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और थानों को भी बता दिया गया है कि जो कंप्लेंट्स हैं उनको जो है प्राथमिकता देते हुए और जनता की जो अपेक्षाएँ हैं और जनता की जो शिकायतें हैं उनको त्वरित में न्यायोचित तरीके से निस्तारण किया जाए। सर, बुंदेलखंड है आपका पहला आगमन है और हमीरपुर जिले में किस तरह जनता को आपसे उम्मीद करती है? नहीं, जनता की जो भी उम्मीदें हैं वो हमें डायरेक्ट हमारे नंबर पे या हमसे मिलकर उनको जो है बता सकती हैं और जो है हमें और उम्मीद करते हैं कि हम उन पे खरे भी उतरेंगे और जनता को ये पूरा साफ और स्वच्छ पुलिसिंग जो बिना किसी क्या कहते हैं जो भी आक्षेप पुलिस पे रखते हैं और जो पुलिस के द्वारा शालीन व्यवहार और जो भी ऐसी अपेक्षाएं हैं वो पूरी यहाँ पर उसकी पूर्ति की जाएगी। और किसी भी तरह की शिकायत अगर पुलिस के कर्मी द्वारा की जाती है, पुलिसकर्मी के खिलाफ है, तो वो यहाँ पर या किसी को भी हमारे फ़ोन पर बता सकते हैं, मीडिया के माध्यम से बता सकते हैं या हमें डायरेक्टली बता सकते हैं। उस पर जो है जांच उपरांत एकदम सख्त कार्रवाई की जाएगी जिससे कि ऐसी कोई भी पुलिसकर्मी द्वारा किसी भी तरह की लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो। ये तो हमें कप्तान मृगांक पाठक जी और इनसे खास बातचीत इंडिया वाइज के लिए, और जो फरियादी उनकी शिकायतों का निस्तारण अब थाने में ही होगा। इंडिया वाइज उत्तर प्रदेश में तबादला। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र में फूड पॉइजनिंग की घटना सामने आई है। आपको बता दें, मट्ठा पीने से प्रभावित होने का अनुमान है। 2 दर्जन से अधिक बच्चे इस घटना के शिकार हुए हैं। सभी बच्चों को प्राथमिक उपचार के लिए परिजनों ने सीएससी पहुंचाया है। जिला अस्पताल में बच्चों का इलाज किया जा रहा है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मामले की निगरानी कर रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। परिस्थितियों में एक ही गांव के रहने वाले 2 दर्जन से अधिक बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार बताए जा रहे हैं। हालांकि गांव में चीख पुकार मच गई और जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा तत्काल नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बच्चों को लाया गया है। हम आपको बता दें कि हम उसी अस्पताल में मौजूद हैं जहां पर एक ही गांव के रहने वाले 2 दर्जन से अधिक बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मासूम फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। हालांकि अभी इस पूरे मामले में किसी प्रकार का कोई अधिकृत बयान नहीं आया है, लेकिन साफ तौर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से मासूम है जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। हालांकि जिला अस्पताल भी 6 बच्चों को रेफर किया गया है जिनकी हालत नाजुक थी
और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलोन में लगभग 1 दर्जन से अधिक बच्चे अभी भर्ती हैं। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि डॉक्टरों का कहना है कि जो बच्चे हालत गंभीर थी जिनकी, उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर जो एडमिट है बच्चे, उनका स्वास्थ्य सही बताया जा रहा है और लगातार उनके स्वास्थ्य में बेहतर करने के लिए डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जा रहा है और प्रयास भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी दूसरे वार्ड में भी कुछ बच्चे हैं और उनके साथ में ग्रामीण भी आए हुए हैं जो उनके इलाज के साथ में आए हुए हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये घटना हुई है और कब हुई है। क्या नाम है आपका? संजू। क्या घटना हुई थी? लड़के सुबह सुबह बुला के लड़का के बुआ ले गई कहीं, चलो मट्ठा के कुंवारी पिया दी। लड़का माठा पी के बासी मुँहे आए हैं। उसके बाद शाम को 5 बजे से पलटी हो लगा। उसके बिहान में से इलाज चालू है। इतनी सही तो आराम है। साफ तौर से ये कह सकते हैं कि जिस तरह से डॉक्टरों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को जल्द ही स्वस्थ किया जाए, उसके लिए बेहतर इलाज का प्रयास भी जारी है और जिन बच्चों की हालत नाजुक थी उनको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।